दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में विज्ञान का लाभ ले रहे हैं और सारी सृष्टि जो है, संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महक रहा है। अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ हम पूरी तरह ले रहे हैं और इससे हमारी धरा जो है पृथ्वी, वह उसे भी उसका लाभ मिल रहा है। तो इस कविता के माध्यम से डॉक्टर प्रकाश जी हमें वही बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित द्वारा रचित धरती का आंगन महके यह पद्य। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए, मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाशक अश्रों के निर्माण की होड़। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं धरती का आंगन महके। नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई को शुरुआत करने वाले हैं और दूसरी इकाई में से पहली जो विधा दी गई है, धरती का आंगन महके, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित द्वारा रचित इस पद्य का आज हम आकलन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पद्य के रचनाकार जो है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, उनका परिचय यहाँ पर जान लेते हैं। जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 2012। परिचय: आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही है। प्रमुख कृतियां: अर्चनांजलि, मंगल पत्र, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि। इस पद्य के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। तो इस प्रकार पद्य संबंधी में यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, इस पद्यांश को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को इस पद्यांश के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रस्तुत कविता में कवि के नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में इन्होंने बताया है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए, मानव मात्र का भला होना चाहिए, मानव का इससे भला होना, यही उद्देश्य उन्होंने रखा है, न कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण की होड़। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए समाज का विकास भी होना जरूरी है। यह मुख्य विषय इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रकाश जी ने रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पद्यांश से। पहला जो पद्यांश है, पहली 6 पंक्तियां यहाँ पर जो दी गई है, उनके बारे में यहाँ पे हमें देखना है, जानना है। तो शुरुआत करते हैं पहले पद्यांश से। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। तो पहली जो 2 पंक्तियां है, इसमें प्रकाश जी हमसे कहते हैं कि कवि का कहना है कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन जो है विज्ञान से महकना चाहिए, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिलनी चाहिए, पूरी दुनिया को मिलनी चाहिए, पूरी पृथ्वी को, धरती को मिलनी चाहिए। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। नदिया का जो प्रवाह है, उस धारा को हमें इस प्रकार मोड़ना है कि सारी अनाज जो यहाँ पे है खेतों में, इन सबको इससे हमें भरपूर फसल उत्पन्न कर सके, ऐसी यहाँ पे उम्मीद पहली 2 पंक्तियों की सहायता से डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने की है। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छां में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। मनुष्य जो आशा करता है, अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छां में, मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, जो भी उसकी अभिलाषा होती हो, उसकी जो आशा करता है, वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे।
पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। हमारी अभिलाषाएं हमें जरूर पूरी करनी है, हमारी आशाएं हमें जरूर पूरी करनी है, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहना चाहिए। उसके बाद आखिरी जो 2 पंक्तियां है इसमें दिया गया है पहले पद्यांश की, शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो, साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे। यही इस कविता के माध्यम से डॉक्टर प्रकाश जी पहले पद्यांश के माध्यम से हमें बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा पद्यांश यहाँ पे दिया गया है, अगली 6 पंक्तियां दूसरे पद्यांश में, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अश्रों का इंसान से। क्या बात है, यहाँ पे प्रकाश जी हमें बता रहे हैं कि कवि कहते हैं विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे, विज्ञान की जो है निरंतर प्रगति होती रहे, मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से और किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह पर और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। यही बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें विज्ञान से हमें चंद्र पर जाना है, चंद्र ग्रह पर मंगल ग्रह पर जाना है, पर इस विज्ञान की सहायता से हमें इंसान का विध्वंस कभी नहीं करना है। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन जो है मानवीय गुणों से, जैसे मानवीय गुण जो कि सदाचार है, पवित्रता है आदि से, मानवीय गुणों से, यही मानवीय गुणों से हमारा जीवन जो है परिपूर्ण होना चाहिए। सदाचार के शुभ्र शैला का मन सुंदरता आंकती, यह जो 2 गुण यहाँ पे बताए हैं, सदाचार और पवित्रता। नैतिक गुण जो बताया है उन्होंने, नैतिक गुण से भी हमारी सुंदर और परिचायक हो, हमारी सुंदरता और परिचायक होनी चाहिए, यह भी बताया, सदाचार, पवित्रता और नैतिक गुण। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। हमारी जो प्रतिभा है, मेधा है, हमारी बुद्धि है, हमारा मानवीय व्यवहार है, यही हमारे चरित्र के परिचायक है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, हमारी आत्मा जो है स्नेह रूपी परिधान से सजी हो, हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाए, इस धरती के गान गाए, उसकी अर्चना करे, यही हमारा कर्तव्य है। और हमारा व्यवहार सदा स्नेहपूर्ण बनाए रखे, यही इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो इसके बाद इस कविता पर आधारित जो कृतियां है, यहाँ पर दी गए जो सवाल है, सूचना के अनुसार कृतियां करो, वह अब हम देखेंगे। यहाँ पे सवाल दिया है सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला सवाल है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। इस प्रवाह तालिका में कवि की अपेक्षाएं, तो यहाँ पे 4 अपेक्षाएं हमें कविता के माध्यम से, पहले पद्यांश की सहायता से हमें यहाँ पर लिखनी है। तो यह अपेक्षाएं इस प्रकार हम लिख सकते हैं। पहली जो अपेक्षा है, पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके, यह पहली अपेक्षा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी अपेक्षा जो है, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुंचे ताकि वहां धान की भरपूर फसल हो, यह दूसरी अपेक्षा हम कविता के माध्यम से लिख सकते हैं। तीसरी अपेक्षा, शिल्पकला खूब विकसित हो, शिल्पकला विकसित करने की भी अपेक्षा यहाँ पे कवि ने व्यक्त की है। और चौथी आखिरी अपेक्षा हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यह पृथ्वी फलों फूलों से हरी भरी हो। इस प्रकार कवि की 4 अपेक्षाएं हम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल यह दिया है, कृति पूर्ण करो। कृति पूर्ण करने के लिए हमें कहा गया है, पहला सवाल दिया है, धरती का आंगन इनसे महके। तो धरती का आंगन 2 बातों से महकता है, जो कविता की सहायता से हमें पद्यांश की सहायता से लिखना है। तो पहले बॉक्स में हम कर्म ज्ञान से यह लिख सकते हैं और दूसरे बॉक्स में विज्ञान से,
यह शब्द लिख सकते हैं और कृति पूरी कर सकते हैं। दूसरा सवाल है धरती का श्रृंगार इनसे होगा। तो धरती का श्रृंगार जो है पहले बॉक्स में फूलों से और दूसरे बाजू में दूसरा बॉक्स जो दिया है उसमें फलों से, यानी कि फूलों से और फलों से, यह दो शब्द लिखकर हम यह कृति पूरी कर सकती है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे सवाल दिया है उत्तर लिखो। इसमें पहला सवाल दिया है मेधा की ऊंचाई नापेगा। तो मेधा की ऊंचाई कौन नापेगा उसके बारे में लिखना है कि प्रतिभा का पैमाना, यह हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हम सब मिलकर करें। हम सब मिलकर क्या करना है, जयगान से वसुधा की अर्चना हमें करनी है, यह हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 कृति करो। इसमें एक कृति दी गई है मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है। तो मानव अंतरिक्ष यान से कहाँ पहुंचा है, तो पहले बॉक्स में हम लिख सकते हैं चंद्रलोक पर और दूसरा मंगल ग्रह पर। तो इस प्रकार यह कृति भी हम पूरी कर सकते हैं। भाषा बिंदु में एक सवाल दिया है, पहला और सवाल दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे शब्द दिए हैं शरीर, मनुष्य, पृथ्वी, छाती और पथ। तो इनका समानार्थी शब्द हमें लिखना है और उसका वाक्य में भी प्रयोग करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले पहला जो शब्द दिया है शरीर, इसके लिए समानार्थी शब्द हम बता सकते हैं तन, और इसका वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं हमें मातृभूमि के लिए तन मन धन न्योछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार हम तन यह शब्द का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा शब्द है मनुष्य। इसके लिए समानार्थी शब्द हम मानव यह लिख सकते हैं और वाक्य उसका मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तीसरा शब्द जो है पृथ्वी, इसके लिए समानार्थी शब्द है धरती और इसका वाक्य हम इस प्रकार दे सकते हैं धरती हमें धन धान्य देती है। उसके बाद चौथा जो शब्द यहाँ पे दिया है वह है छाती और उसके लिए हम समानार्थी शब्द दे सकते हैं सीना और उसका वाक्य में प्रयोग कर्मवीर धरती का सीना चिरकर खनिज निकालते हैं। तो इस प्रकार इसका वाक्य में भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और आखिरी जो पांचवा शब्द है पथ, यानी कि मार्ग, समानार्थी शब्द उसके लिए और उसका वाक्य है दृढ़ निश्चय का मार्ग कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। जो दृढ़ निश्चय होता है उसके मार्ग कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। तो इस प्रकार हम इनका वाक्य भी लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे समानार्थी शब्द हमें ध्यान में रखने हैं और इसका जो वाक्य आप लोग लिखने वाले हो तो आपके शब्दों में भी आपकी कल्पना से आप इसका वाक्य बदल करके भी लिख सकते हो। उपयोजित लेखन में एक सवाल दिया है छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। तो यहाँ पे छाते की आत्मकथा इस विषय पर हमें निबंध लिखने के लिए कहा गया है। तो इस पर निबंध हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हमारे विचार इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। मैं एक छाता हूँ, आज मैं आपको अपनी कथा सुनाना चाहता हूँ। मेरा जन्म दिल्ली के एक कारखाने में हुआ था। कई कारीगरों ने बड़ी मेहनत से मुझे बनाया था। जब मैं बनकर तैयार हुआ मेरा रंग रूप देखने लायक था। मेरे साथ मेरे बहुत से साथी भी थे, कुछ रंग बिरंगे थे और कुछ केवल एक रंग के। हम सबको लाकर एक दुकान में कांच की अलमारी में सजा दिया गया। कुछ दिन बाद वही बैठे बैठे मैंने बड़ी तेज कड़कड़ाहट सुनी। घने बादल गिर आए, चारों ओर अंधेरा छा गया। उसी समय एक लड़की दुकान में आई। दुकानदार ने उसके कहने पर मुझे और कई साथियों को खोलकर दिखाया। उसे मेरा रंग पसंद आया और उसने मुझे खरीद लिया। लड़की मुझे लेकर बाहर आई ही थी कि आसमान से पानी की बूंदें बरसने लगी। उसने मुझे खोलकर अपने सिर पर तान लिया। बारिश अभी भी हो रही थी, वह नहीं भीग रही थी। लड़की बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं उसे खुशी दे सका था। लड़की मेरी बहुत देखभाल करती है, सदा अपने साथ अपने बैग में रखती है। जहां भी जाती है मुझे साथ लेकर जाती है। मैं अपनी स्थिति से एकदम संतुष्ट हूँ। जिस काम के लिए मुझे बनाया गया था मैं उसे पूरा जो कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार छाते की आत्मकथा हम लिख सकते हैं। आत्मकथा यानी कि हमें खुद छाता बनकर हमारे विचार वहां पर लिखने हैं। तो इस प्रकार एक नमूने के तौर पर मैंने आप लोगों को इस निबंध के बारे में आप लोगों को बताया है। चाहे आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, आपके खुद के विचार भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं और अच्छी तरीके से निबंध लिख सकते हो। इस प्रकार यहाँ पे एक स्वयं अध्ययन के लिए भी एक सवाल दिया गया है।
प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधित सचित्र जानकारी संकलित करो और विशेष कलाकृतियों की सूची बनाओ। तो यहाँ पे प्राचीन भारतीय शिल्पकला से संबंधित हमें जानकारी संकलित करने के लिए कहा गया है और कलाकृति की सूची बनाने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आज यहाँ पर हमने जो दूसरी इकाई है कक्षा 8वीं की, उस इकाई पर आधारित जो विधा दी गई थी यहाँ पर नव कविता धरती का आंगन महके डॉक्टर प्रकाश दीक्षित रचित, तो इस विधा के बारे में यहाँ पे हमने जानकारी ली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इसकी सहायता से आप लोगों को यह जो काव्य है, यह जो पद्य है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।